हाय फ्रेंड्स, आई एम अभिषेक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द ओशियन ऑफ शिक्षा। तो अभी जो हम वीडियो डिस्कशंस कर रहे हैं वो एम लक्ष्मीकांत का जो सेकंड पार्ट है सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसका हम चैप्टर 15 डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने इससे ऑलरेडी हमने इसका एक पार्ट कल डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने इनर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट और जो भी हमारे इंटर स्टेट काउंसिल थे उसको हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के बारे में, जो कि आर्टिकल 261 में रखा गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर जो भी हमारा जोनल काउंसिल था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज के टाइम पे करेंटली कितने जोनल काउंसिल हैं, तो 6 है। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे और कौन से जोनल में कौन सा स्टेट आता है उसको भी हम समझेंगे इसमें और जानने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे प्रीलिम्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम ये टोटल 4 टॉपिक डिस्कस करने वाले, यानी कि 3 टॉपिक डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम अपना एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और हमारा 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कल हम चैप्टर 16 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा इमरजेंसी प्रोविजन। इसके बाद जैसे ही हमारा सेकेंड पार्ट कंप्लीट होगा तो इसके बाद हम इन 5 चैप्टर का एक टेस्ट रखेंगे, जिसमें कि इन 5 के 5 चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद हम क्लास 12 का जो फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी, उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे ही हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा तब हम एम लक्ष्मीकांत का जो थर्ड पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा वीडियो सीरीज चलता रहेगा। आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, हमने क्लास 6 से लेकर के 11th की जो फर्स्ट एंड सेकंड इन दोनों बुक को कंप्लीट कर लिया और वो अपलोडेड है। वो आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो हम 27 ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं, जो कि हमारा 1995 से लेकर के 2000 2021 तक है, तो इसमें हमने एशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न कंप्लीट कर लिया है। अब अभी जो हमारा वीडियो चल रहा है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके भी लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट, यानी कि इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। ये सारी वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम समझते हैं पब्लिक एक्ट रिकॉर्ड एंड जुडिशियल प्रोसेसिंग के बारे में, जो कि आर्टिकल 261 में दिया गया है। पब्लिक एक्ट का मतलब होता है सेंट्रल के द्वारा या स्टेट के द्वारा जब पब्लिक इंटरेस्ट में कोई लॉ बनाया जाता है, तो या एक्ट बनाया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं पब्लिक एक्ट। रिकॉर्ड का मतलब है जो भी डाटा गवर्नमेंट के पास, यानी कि चाहे वो आपका स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे कि आपका लैंड से रिलेटेड रिकॉर्ड्स हो गया, इस तरीके से जो भी रिकॉर्ड्स हो इन दोनों के बीच में, यानी कि सेंट्रल और स्टेट के पास, या जो भी जुडिशियल प्रोसेसिंग हो, यानी कि जो भी न्यायालय की जो कार्रवाई हो या जो जजमेंट हो, इन सब की फेथफुल और रिस्पेक्ट करना, ये किस में रखा गया? आर्टिकल 261 में रखा गया। यानी कि ये समझिए आर्टिकल 261 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है वो किस बारे में डील करता है? वो कहता है पब्लिक एक्ट्स रिकॉर्ड एंड जुडिशियल क्या होगा पूरे राज्य में, यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी जो टेरिटरी है, चाहे वो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी, इन सब में क्या है, उस पर फेथ और उसको क्रेडिट दिया जाएगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेट के। इंडिया के, यानी कि समझिए भारत के हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी में। तो ये बात किस में कही गई है? ये बात रखी गई है आर्टिकल 261 में। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे कि सेंट्रल के द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है तो वो लॉ कहाँ इंप्लीमेंट होगा? वो ऑल स्टेट और जितने भी जो यूनियन टेरिटरी हैं उन सब पे, यानी कि आप समझिए कि पूरे कंट्री पे वो क्या होगा? इम्प्लीमेंट होगा। उसी तरीके से यदि कोई स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा कोई लॉ बनाया जाता है तो वो क्या होगा? हर एक स्टेट में, बेशक उसको वो अपने स्टेट में ही लॉ बना के रखा है, लेकिन उसको पूरे देश में क्या माना जाएगा? उस पर फेथ रखा जाएगा और उसको क्या दिया जाएगा? क्रेडिट दिया जाएगा। ये बात रखी गई है हमारे आर्टिकल 261 में। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, यदि यूपी में कोई लॉ बनता है तो इसका फेथ और क्रेडिट क्या होगा? पूरी कंट्री और यानी कि भारत में, पूरे भारत में इसको क्रेडिट दिया जाएगा और उस पर फेथ यानी कि विश्वास रखा जाएगा। तो ये बात रखी गई है किसमें? आर्टिकल 261 में। और 261 में क्या कहा गया है? द मैनर इन विच एंड द कोऑर्डिनेशंस अंडर द एक्ट्स रिकॉर्ड प्रोसीडिंग रेफर टू द क्लॉज 1 shall be
proved and the effect thereof determined shall be provided by a law made by parliament। यानी कि अगर हम आर्टिकल 261 का जो क्लॉज 1 है उसके बारे में बात करें तो उसमें क्या कहा गया है कि जितने भी जो, जैसे कि आप ये समझिए कि अधिनियम जो भी अभिलेख हो या कार्रवाई है वो किसी तरीके से और शर्त के तहत क्या साबित किया जाएगा और उसके प्रभाव के निर्धारित किया जाएगा तो वह संसद द्वारा कानून, यानी कि संसद के द्वारा इसका कानून प्रदान करके किया जाएगा। ये बात रखा गया है आर्टिकल 261 के क्लॉज 1 में। फिर क्या है कि जो भी फाइनल जजमेंट होगा या जो भी आप समझिए ऑर्डर डिलीवर होगा या जो भी ऑर्डर डिलीवर या जो भी पासिस होगा या जो भी सिविल कोर्ट्स का डिसीजन होगा वो क्या होगा, जो भी उसके टेरिटरी में या इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी उसमें क्या माना जाएगा, उसको कैपेबल माना जाएगा। मान लीजिए जैसे कि कोर्ट्स हमें पता, जब हमने एनसीईआरटी का चैप्टर डिस्कस किया था जुडिशियल या कोर्ट्स के बारे में, तो उसमें हमने समझा था कोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक होता है क्रिमिनल कोर्ट और एक होता है हमारा सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट यानी कि ये समझिए यदि सिविल कोर्ट के द्वारा कोई जजमेंट दिया जा रहा है या कोई फैसला सुनाया जा रहा है तो टेरिटरी के किसी भी पार्ट में उसको क्या माना जाएगा, कैपेबल माना जाएगा। ये बात किस में रखी गई है, आर्टिकल 261 में ये सारी बातें रखी गई हैं। अब हम डिस्कस करते हैं किसके बारे में, इंटर ट्रेड यानी कि इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में। ट्रेड का मतलब होता है जब किसी भी गुड्स या सर्विस को सेल या बाय किया जाता है। किसी भी गुड या सर्विस को क्या किया जाता है, सेल या बाय किया जाता है, सेल या बाय, तो उसे हम कहते हैं ट्रेड। और इंटर स्टेट का मतलब होता है जब एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ ट्रेड होना। और कॉमर्स का मतलब होता है एक तरीके से समझिए आप ट्रांसपोर्टेशन, क्या होता है ये, एक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि को जो गुड एंड सर्विसेज जो खरीदी गई है वो जब एक जगह से दूसरी जगह जिस मेथड से जाएगा, यानी कि जिस ट्रांसपोर्टेशन से मेथड से, जैसे कि एयरवेज हो गया, वाटरवेज हो गया या रोडवेज हो गया, तो वो किसके लिए यूज करते हैं, वो होता है हमारा कॉमर्स। तो आर्टिकल 301 से लेकर के आर्टिकल 307 तक जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में है, वो किसके बारे में डील करता है, वो डील करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स। इंटरकोर्स का क्या मतलब होता है कि एक ही देश के अंदर, या समझिए कि एक राज्य दूसरे राज्य के साथ किया जाता हो, जो ट्रेड किया जाता है। तो भारत के अंदर एक राज्य के साथ दूसरे राज्य के साथ जो भी ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स होगा वो किस में रखा गया, आर्टिकल 301 से लेकर के आर्टिकल 307 तक रखा गया है। और आर्टिकल 302 से लेकर के आर्टिकल 307 तक में क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात रखी गई है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि ये समझिए जो आर्टिकल 301 है वो किसके बारे में डील करता है, वो डिक्लेयर करता है ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द इंडियन टेरिटरी ऑफ द फ्री, यानी कि भारत के अंदर जो भी 28 राज्य और 8 जो यूनियन टेरिटरी है इनके बीच में जो भी ट्रेड होगा या जो भी कॉमर्स होगा या जो भी व्यापार होगा वो क्या होगा, फ्री होगा, उस पर किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। ये किस में रखा गया, ये रखा गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 301 में। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि आर्टिकल 301 किसके बारे में बात करता है, फ्री ट्रेड के बारे में बात करता है, फ्री ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स के बारे में बात करता है, स्टेट टू स्टेट, पर्टिकुलर एक कंट्री के अंदर, यानी कि हमारी कंट्री के अंदर। द फ्रीडम अफोर्ड बाय द अप्लाइज टू बिटवीन द स्टेट एंड ऑलवेज विद इन द स्टेट, यानी कि ये समझिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसके द्वारा क्या है, जैसे कि वहन की जाने वाली जो स्वतंत्रता है राज्यों के बीच और राज्य के भीतर भी क्या होती है, ये लागू होती है। यानी कि ये सिर्फ स्टेट टू स्टेट ही नहीं बल्कि एक स्टेट के अंदर भी ये नियम क्या होता है, इम्प्लीमेंट होता है, जो कि आर्टिकल 301 में लिखा हुआ है। और आर्टिकल, अगर सॉरी यहाँ पे मैंने आपको आर्टिकल 307 कहा था, तो आर्टिकल 307 नहीं, आर्टिकल 305 तक क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस की बात रखी गई है। जैसे कि हम बात करते हैं आर्टिकल 302 से लेकर के आर्टिकल 305 तक क्या है, कुछ इम्पोज और रिस्ट्रिक्शंस की बात रखी गई है। अब जैसे कि देखिए
पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर क्या हो सकता है, सेफ गार्ड पब्लिक इंटरेस्ट के लिए क्या कर सकता है, कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस क्या है, इम्पोज किया जा सकता है पार्लियामेंट के द्वारा, वो भी कब, पब्लिक सेफ गार्ड पब्लिक इंटरेस्ट के लिए। फिर क्या है कि किसी भी स्टेट यानी कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ, या आप ये समझिए ये जो सेफ गार्ड इन पब्लिक इंटरेस्ट में जो सेफ गार्ड रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाएगा, पार्लियामेंट उसमें किसी भी स्टेट के साथ क्या नहीं कर सकती है, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस, यानी कि रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते टाइम। यानी कि ऐसा नहीं है कि यदि आप मान लीजिए कि सेंट्रल में अगर बीजेपी की गवर्नमेंट है और यूपी में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो ट्रेड को लेकर के वो क्या कर सकता है, उस स्टेट पे क्या कर सकता है, रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकता है जिसमें बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। यानी कि ये समझिए जो आर्टिकल 302 है वो क्या कहता है, पब्लिक के इंटरेस्ट में क्या है, पार्लियामेंट तो रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है लेकिन किसी भी स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेट या डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। यह बात रखी गई है किसमें, आर्टिकल 302 में। फिर वहीं पे बात करते हैं लेजिस्लेचर, जो स्टेट का जो लेजिस्लेचर है वो भी क्या कर सकता है, कुछ चीजें इंपोज कर सकता है, लेकिन किसके तहत, किससे कंसल्टेशंस लेकर के, प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस पर। यानी कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर किसी चीज पे कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करना होगा तो उससे पहले क्या करेगा, वो प्रेसिडेंट से उसको रिकमेंडेशंस लेना होगा, तब जा करके वो क्या कर सकती है, किसी भी अपने जो हमारे तो जो ट्रेड है या जो कॉमर्स है उस पर वो क्या कर सकती है, इंटरेस्ट यानी कि वो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर सकती है। फिर बात करते हैं लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट कैन इम्पोज टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर स्टेट इन दोज केस वेयर द सिमिलर टैक्सेस आर इम्पोज्ड बाय द स्टेट देयर आर गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि एक राज्य यानी कि एक स्टेट का जो विधानमंडल है वो अन्य अदर स्टेट के गुड्स एंड सर्विस के इंपोर्ट पर टैक्स तभी लगा सकती है, सिर्फ तब लगा सकती है जब उसी प्रकार का टैक्स या इम्पोज यानी कि इम्पोज किया जाता है अदर स्टेट के गुड एंड सर्विसेज पे। और अगर हम आर्टिकल 301 की बात करें तो उसके अंडर में क्या है, फ्रीडम अंडर आर्टिकल 301 कैन बी अ tiled a subject to nationalization law, both parliament and state make a law in this regard। यानी कि आप ये समझिए राज्यकरण कानून के अधीन जो कि आर्टिकल 301 के तहत आता है, उसमें क्या है, स्वतंत्रता को कम किया जा सकता है और संसद और राज्य इसके लिए क्या क्या कर सकता है, दोनों ही इसमें कानून बना सकता है। पार्लियामेंट हैज बीन ऑथोराइज्ड टू अपॉइंट एंड अपॉन यानी कि apportionate authority for carrying other purpose of the above imposing relating on the article 301। यानी कि अनुच्छेद 301 से संबंधित क्या है, उपयुक्त प्रावधानों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या है, संसद को एक उपयुक्त प्राधिकार नियुक्त करने का भी क्या है, एक अधिकार यानी कि अधिकृत किया गया है। और ये भी बात किस में रखा गया, आर्टिकल 301 में रखा गया है। अब बात करते हैं हम किसके बारे में, जोनल काउंसिल्स के बारे में बात करते हैं, यानी कि जिसे हम कहते हैं क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्र परिषद जो हमारा जोनल काउंसिल है ये क्या है, एक स्टैच्यूटरी बॉडी, यानी कि ये कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट नहीं था, इसको एक्ट यानी कि बिल पारित करके पार्लियामेंट के तहत इसको क्या बनाया गया है, एक एक्ट यानी कि एक कानून बनाया गया है, जिससे जो भी कानून बनाया यानी कि जो भी पार्लियामेंट के द्वारा जो बॉडी एक्ट के द्वारा बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टैच्यूटरी बॉडी। और ये कब स्टेब्लिश की गई थी, ये की गई थी 1956 में। अगर हम बात करते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्टर होता है जिसे हम गृह मंत्री होते हैं, वो क्या होता है, एक कॉमन चेयरमैन होता है और जोनल काउंसिल का। अगर हम अदर मेंबर्स की बात करते हैं तो चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग ईच जोन, यानी कि जितने भी जोन है उसके चीफ मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन ऑफ यानी कि फिर बात की जो वाइस चेयरमैन ऑफ द जोनल काउंसिल फॉर द जोन बाय द रोटेशंस, ईच होल्डिंग ऑफिस फॉर द वन पीरियड एट अ टाइम, यानी कि एक समय के लिए, यानी कि साल में एक समय के लिए वो क्या करते हैं, इस पोस्ट को क्या करते हैं, होल्ड करके रखते हैं। यानी कि आप ये समझिए प्रत्येक क्षेत्र में जो शामिल राज्य के मुख्यमंत्री क्या है, बारी बारी से इस क्षेत्र के लिए क्या है, क्षेत्र परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। फिर चीफ मिनिस्टर एंड 2 अदर मेंबर्स एज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, यानी कि जो चीफ मिनिस्टर और जो 2 अदर मेंबर्स होंगे वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, वो गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे।
द स्टेट एंड 2 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटरी, यानी कि 2 मेंबर कहाँ से होंगे, केंद्र प्रशासित प्रदेश से होंगे, जो भी इंक्लूडेड, जो भी जोन में आता होगा। तो ये कुछ अदर मेंबर है किसके, जोनल काउंसिल के। अगर हम हम प्रेजेंट टाइम पे बात करें तो कितने 6 जोनल काउंसिल है, जैसे कि आपका नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न। अगर हम इसकी बात करते हैं, जैसे कि आप बात करते हैं किस बारे में, नॉर्दर्न काउंसिल के बारे में, पहले इन सबको इरेज कर लेते हैं एक बार। अब देखिए, अगर हम नॉर्दर्न काउंसिल की बात करते हैं तो नॉर्दर्न काउंसिल में कितने, कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो आपका आता है जम्मू एंड कश्मीर, जो कि आज के टाइम पे क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। फिर आपका आता है हिमाचल प्रदेश, फिर क्या आता है आपका हरियाणा, उसके बाद पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एंड आपका आता है चंडीगढ़। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, अगर आप इसके हेडक्वार्टर की बात कीजिए तो ये आपको देखने को मिलेगा न्यू दिल्ली में। फिर अगर हम दूसरे जोन्स की बात करते हैं, जो कि है हमारा कौन सा, सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में आपको कौन कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी, तो इसमें आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। ये आपको किस में देखने को मिलेगा, सेंट्रल जोन काउंसिल में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जो हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा इलाहाबाद में। अब बात करते हैं हम तीसरा। तीसरा जो जोन है हमारा वो क्या है, ईस्टर्न जोन। ईस्टर्न की बात करते हैं तो ईस्टर्न में कौन कौन सा देश देखने, मतलब स्टेट देखने को मिलता है हमें, तो है बिहार, झारखंड, फिर आपका वेस्ट बंगाल, और उड़ीसा एंड। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। अब बात करते हैं हम किसके, फोर्थ जोनल के। अगर हम फोर्थ, जो कि हमारा कौन सा, वेस्टर्न, वेस्ट है। तो वेस्टर्न जोनल काउंसिल में आपको कौन कौन सा स्टेट देखने को मिलेगा, तो मिलेगा गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, दादर एंड नगर हवेली, जो कि आज के टाइम पे दोनों को मर्ज करके क्या बना दिया गया है, एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन द्वीप, दमन। और इन सबको मर्ज करके एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। अब हम बात करते हैं फिफ्थ के बारे में। फिफ्थ है आपका कौन सा, साउथर्न जोन। इसमें कौन कौन से स्टेट आपको देखने को मिलेंगे, तो इसमें मिलेगा आपको आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला एंड पुडुचेरी, एंड पुडुचेरी।
और जो कि हमारा 16th है, जो 6th है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1971 में। और इसमें आपको कौन कौन से स्टेट देखने को मिलेंगे? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा आसाम, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा एंड सिक्किम, एंड सिक्किम। ये सारे स्टेट में देखने को मिलेंगे आपको हर हर एक जोन काउंसिल्स के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में, आखिर क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जोनल काउंसिल के। तो अगर हम सबसे मेन ऑब्जेक्टिव की बात करें तो जो जोनल काउंसिल बनाया गया था वो क्या बनाया गया था? राष्ट्र को एक धागे में, यानी कि आज के टाइम पे जो भी 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, इन सबको क्या है, एक माला में पिरोने के लिए क्या बनाया गया था? जोनल काउंसिल। यानी कि इसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने भी जो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी, इन सबको क्या किया जा सके, एक माला में पिरोया जा सके, जिससे कि हमारा राष्ट्र में क्या हो, राष्ट्रीय एकता को सामने लाना। समझिए कि राष्ट्र की जो भी एकता है उसको सामने लाना और उसको बढ़ावा देना और मजबूती करना। फिर वहीं पे बात करते हैं जैसे कि जो भी, अगर हम बात करते हैं राज्य चेतना, क्षेत्रवाद, भाषावाद, ऐसी जो विचारधाराएं जो उत्पन्न हो रही थी, जो कि राज्य की एकता को कहीं ना कहीं क्या कर रही थी, ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी। तो इन सबको क्या है, ऐसी विचारधारा को रोकना, जिससे कि हमारे स्टेट की क्या है, जो यूनिटी है, क्या बने, क्या रहे, यूनिटी बनी रहे। तीसरे ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में क्या है, कोऑपरेट और एक्सचेंज आइडियाज एंड एक्सपीरियंस को प्रमोट करने के लिए क्या किया गया था, तो जोनल काउंसिल को स्टैब्लिश यानी कि एक्ट बनाया गया था, ताकि जितने भी जो स्टेट के जो आइडियाज हैं, जो एक्सपीरियंस है, वो सेंट्रल के जो भी आइडियाज और एक्सपीरियंस है उनके बीच में क्या हो, एक कोऑपरेट हो सके, यानी कि इनको बढ़ावा, मतलब उसकी समझिए कि सहयोग को बढ़ावा दिया जाए। फिर बात करते हैं किस बारे में, जैसे कि जो भी हमारे विकास की जो परियोजनाएं थी सफल, और फिर बात करते हैं जैसे कि त्वरित निष्पादन के लिए क्या है, राज्यों के बीच में सहयोग का माहौल स्थापित करने के लिए क्या था, तो जोनल काउंसिल्स की स्थापित किया गया था। ये इसके क्या है, कुछ मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन, जिसमें हमने 3 टॉपिक डिस्कस किया था, पब्लिक एक्ट, फिर आपका रिकॉर्ड्स एंड फिर हमारा जुडिशियल प्रोड्यूसिंग, फिर इंटर स्टेट काउंसिल्स के बारे में और जोनल काउंसिल के बारे में हमने डिस्कस किया था। अब हम इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं प्रीलिम्स के लिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में ये बताना है कि कौन सा आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशंस का कौन सा आर्टिकल इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट के बारे में बात करता है। आपका ऑप्शन ए है आर्टिकल 262, आर्टिकल 263, आर्टिकल 275, आर्टिकल 280। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो आपको मिलेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यानी कि आर्टिकल 263। यानी कि अगर हम अपने फर्स्ट वीडियो की स्लाइड पे चलते हैं, यानी कि जो कि हमारा चैप्टर 14 का जो फर्स्ट वीडियो था उस पे चलते हैं, तो इसका आंसर आपको एक्सप्लेनेशन वहां पे मिल जाएगा। चलिए देखते हैं एक बार। अब ये देखिए आर्टिकल जो 263 है वो किसके बारे में बात करता है, इंटर स्टेट काउंसिल टू इफेक्ट द कोरिलेशंस बिटवीन सेंटर, बिटवीन द स्टेट, यानी कि स्टेट टू स्टेट एंड सेंटर टू द स्टेट की बात रखता है। यानी कि जो हमारा अनुच्छेद है 263 वो क्या है, राज्यों के बीच और केंद्र और राज्यों के बीच में क्या है, समन्वय को प्रभावित करने के लिए एक अंतर राज्य परिषद की क्या करता है, स्थापना का विचार करता है। जिसमें हमने क्या क्या बात किया था, जैसे कि आप समझ सकते हैं किसी भी तरीके का जो डिस्ट्रीब्यूट है स्टेट टू स्टेट वो किसके द्वारा रिजॉल्व किया जाएगा, तो ये किया जाएगा हमारा पार्लियामेंट के द्वारा। फिर स्टेट इन्वेस्टिगेशन या जो भी डिस्कस सब्जेक्ट है इन विच द स्टेट और द सेंटर एंड द स्टेट हैव द कॉमन इंटरेस्ट, यानी कि उन विषयों की जांच और चर्चा करना जिसमें राज्य या केंद्र और राज्य को साझा हित हो।
फिर नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिए क्या है, किसी भी विषय पर सिफारिश। तो ये सब क्या था, तो इसके तहत क्या है, तो सेंट्रल के पास क्या कर सकता है, सेंट्रल किसी भी वाटर डिस्ट्रीब्यूट को रिजॉल्व करने के लिए क्या कर सकता है, स्टेट टू स्टेट रिजोल्यूशन यानी कि एक्ट बना सकता है और उसको रिजॉल्व डिस्ट्रीब्यूट को कर सकता है। फिर जैसे हमने कुछ जो मेजर रिवर डिस्ट्रीब्यूट था उसको भी डिस्कस किया था। फ्रेंड्स इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर ए होगा, यानी कि आर्टिकल 262। यहाँ पे जो मैंने आपको आर्टिकल 263 का जो आंसर बताया था वो क्या था, मिस्टेक था, यानी कि ये गलत हो गया, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 262। जैसे कि आप इसका स्लाइड देख सकते हैं। अब जैसे देखिए, स्टेट, अगर हम इंटर स्टेट रिलेशंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 3 मतलब 262 क्या करता है, प्रोवाइड करता है एडजेक्ट यानी कि एडजेक्ट्स यानी कि एडजुडिक्शंस ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट फॉलोइंग प्रोविजंस के द्वारा। यानी कि ये समझिए कि आर्टिकल 262 के तहत क्या है, पार्लियामेंट लॉ बना सकती है किसके लिए, एड यानी कि एडजुडिक्शंस के लिए, एनी डिस्ट्रीब्यूट और कंप्लेंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ यूजेस distributions and control of water any inner state river valley। तो जिसमें हमने कुछ मेजर वाटर डिस्ट्रीब्यूट के बारे में भी डिस्कस किया था। और पार्लियामेंट में क्या है, इसके तहत दो एक्ट भी बनाए गए थे, जैसे कि हमारा था एक रिवर बोर्ड एक्ट 1956 में और दूसरा था इंटर स्टेट वाटर डिस्ट्रीब्यूट एक्ट 1956 में। तो इसलिए जो उसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, यानी कि आर्टिकल 262। वहां पे बाय मिस्टेक क्या था, हमने आंसर क्या लगा रखा था, बी। बी नहीं, वहां पे आंसर होगा ए। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी नहीं, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। आप उसको करेक्ट कर देना है, ये मिस्टेक हो गया था यहाँ पे और थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में मिस्टेक था, तो आप इसको अब करेक्ट कर लेना। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कुछ मेजर किसके बारे में, डिस्ट्रीब्यूट के बारे में। अब जैसे देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट के बारे में। कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल, ये कब बनाया गया था, ये सेटअप किया गया था ये किया गया था 1969 में। और ये डिस्ट्रीब्यूट किस किस स्टेट के बीच में था, तो ये था आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश के बीच में। अगर हम दूसरी की बात करते हैं तो दूसरा था हमारा गोदावरी, गोदावरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल। इसका सेटअप कब किया गया था, तो इसको भी किया गया था 1969 में। और ये डिस्ट्रीब्यूट किन किन स्टेट के बीच में था, तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। तीसरे डिस्ट्रीब्यूट की बात करते हैं तो तीसरा था आपका नर्मदा, नर्मदा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल। ये कब बनाया गया था, ये भी बनाया गया था 1969 में। और ये किन किन स्टेट में था डिस्ट्रीब्यूट, तो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के बीच में। चौथे की बात करते हैं तो जो था चौथा हमारा रवि एंड ब्यास रिवर का डिस्ट्रीब्यूट वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल। ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1986 में। और ये किन किन स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट था, तो ये था आपका पंजाब एंड हरियाणा के बीच में। फिर बात करते हैं किस बारे में, कावेरी, कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल। कावेरी वाटर डिस्ट्रीब्यूट कब बनाया गया था, इसको ये बनाया गया था 1990 में। और ये किन किन स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट था, तो ये था कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। छठे की बात करते हैं, सेकंड कृष्णा रिवर डिस्ट्रीब्यूट, सेकंड कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल। और ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 2004 में। और किन किन स्टेट के बीच में ये डिस्ट्रीब्यूट था, तो ये था महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। सेवंथ की बात करते हैं तो सेवंथ में अगर हम बात करते हैं किस बारे में, महानदी, महादाई वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल।
ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 2010 में, और ये किन किन के बीच में था? गोवा, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र के बीच। तो ये कुछ मेजर क्या है, वाटर डिस्ट्रीब्यूट और ट्रिब्यूनल्स है, जो कि कब कब बनाए गए थे, वो पार्लियामेंट के द्वारा। यहाँ पे हमने ईयर्स देख रखे और किन किन स्टेट में ये डिस्ट्रीब्यूट था। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इनकरेक्ट था आप उसको करेक्ट कर लेना, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। आज सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि जो कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल है, जो कि 1969 में बनाया गया था, यहाँ पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा इस कॉलम में। तो ये बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट नहीं है। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है कर्नाटका, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका आंसर फ्रेंड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ऑप्शन डी इज राइट आंसर, यानी कि जो तमिलनाडु था, कृष्णा वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल में तमिलनाडु शामिल नहीं था, बल्कि वो किस किस में था? तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के बीच में। अब बात करते हैं हम थर्ड स्टेट के बारे में, थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स की बात की है, वो बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है। ऑप्शन ए है पार्ट 10, बी है 11, सी है 12 और ऑप्शन डी है 13। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी। यानी कि अगर हम ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशंस का पार्ट 13 और आर्टिकल 301 से लेकर के 307 तक में रखी गई है। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या है? आपके पास इंटर स्टेट यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल फॉर द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के रिगार्डिंग में आपके पास जो स्टेटमेंट यानी कि जो चार ऑप्शन है, हु आर द काउंसिल मेंबर, आपको बताने इनमें से इन चारों में से काउंसिल मेंबर कौन होता है। ऑप्शन ए है 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, ऑप्शन बी है होम मिनिस्टर, ऑप्शन सी है 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक और ऑप्शन डी है चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, और ये रहा आपका ऑप्शन। ऑप्शन है ए है ओनली 1 to 4, ऑप्शन बी है ऑल, ऑप्शन सी है 2, 3 एंड 4 और ऑप्शन डी है 1 and 3। यानी कि इसमें आपको ये बताना है कि काउंसिल मेंबर इन चारों में से कौन कौन से होते हैं, यानी कि कौन कौन काउंसिल मेंबर होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि ये सभी के सभी क्या है, जो कि हमारा काउंसिल मेंबर है, ये सभी क्या है, हमारे काउंसिल मेंबर होते हैं। जैसे कि आप स्लाइड देख सकते हैं, यदि हम कंपोजिशंस ऑफ काउंसिल मेंबर्स के बारे में बात करते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है हमें? प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट, सीएम ऑफ यूनियन टेरिटरी एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन टेरिटरी नॉट, जिसमें कि आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि आपका पुडुचेरी हो गया। गवर्नर ऑफ द स्टेट, जब पार्लियामेंट यानी कि प्रेसिडेंट रूल लगता है। फिर 6 सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर इंक्लूडिंग द होम मिनिस्टर, यानी कि होम मिनिस्टर भी इसमें रहते हैं और नॉमिनेटेड किए जाते हैं किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। और 5 मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक के परमानेंट इंटेटिव काउंसिल देखने को मिलते हैं, इसलिए जो वहां पे आंसर था वो था ऑल ऑफ देम, यानी कि ऑप्शन। तो इसका आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब बात करते हैं हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। फिफ्थ क्वेश्चन में आपके पास ये बताना है कि जो रवि एंड ब्यास वाटर डिस्ट्रीब्यूट ट्रिब्यूनल था वो किन किन स्टेट के बीच में था। ऑप्शन ए है पंजाब, बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है राजस्थान, सॉरी पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा, तीसरा राजस्थान, चौथा है आंध्र यानी कि हिमाचल प्रदेश। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए में है और बताना है कौन सा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए में है 1, 2 एंड 4, ऑप्शन बी है 2, 3, 4 और ऑप्शन सी है 1 and 3 और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ यानी कि 1, 2 एंड 3। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा एंड तीसरा ही, यानी कि आप ये समझिए जो वाटर यानी कि रवि एंड जो ब्यास वाटर डिस्ट्रीब्यूट है वो किन के बीच में था? तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में। और ये ट्रिब्यूनल कब बनाया गया था? तो 1969 में ये ट्रिब्यूनल बनाया गया था। तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इसमें से आपके पास इंटर स्टेट रिगार्डिंग में 2 स्टेटमेंट दिए गए। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ करके बताना है कौन सा रीजन इसमें रिस्पॉन्स यानी कि जो रिस्पॉन्स है वो क्या है, गलत है। तो पहला है कि आर्टिकल 262 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये गवर्न करता है रिजोल्यूशंस ऑफ द इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट।
और दूसरा स्टेटमेंट है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड कराता है फॉर्मेशन ऑफ द इंटर स्टेट काउंसिल एक्ट 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इनमें से बताना है कौन सा जो हमारा रिस्पॉन्स है वो क्या है, गलत है। ऑप्शन ए है ओनली वन, ऑप्शन बी है ओनली टू, ऑप्शन सी है 1 and 2 और ऑप्शन डी है ना तो वन ना तो ना, यानी कि नेदर 1 और 2। तो इसका जो करेक्ट आंसर मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन डी, यानी कि हमारे दोनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, जबकि आंसर में पूछा गया था इनकरेक्ट। तो जैसे कि आप ये देखिए, अगर हम आर्टिकल 262 की बात करते हैं तो क्या है, इंटर स्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट एक्ट जो कि 1956 तक कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, ये पावर देता है कि वो दोनों स्टेट के बीच में जाकर के क्या करे, रिजोल्यूशंस करे, जो भी मैटर है वाटर डिस्ट्रीब्यूट से, वाटर रिवर वैली से, रिवर वैली के रिगार्डिंग में। तो इसलिए जो इसका राइट आंसर था वो था ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारी क्या है, तो करेक्ट थे, और जबकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा चैप्टर 15 भी हो जाता है कंप्लीट, जिसको हमने 2 लेक्चर में डिस्कस किया था। तो कल हम अपना चैप्टर 16 डिस्कस करेंगे, जो कि है वो प्रेसिडेंट, यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट रूल प्रोविजंस के बारे में, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन 2 चैप्टर में जो भी हमने डिस्कस किया वो प्रॉपरली आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप अपने डाउट कमेंट बॉक्स में लिख देना। जब हम चैप्टर 16 डिस्कस करेंगे उससे पहले हम अपने डाउट्स को क्लियर करेंगे, तब हम अपना चैप्टर 16 वो क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, टेक केयर और जय हिंद।